So, all the students of class 11th, आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन के फर्स्ट लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के विषय में हिंदी में चर्चा करेंगे। कल के लेक्चर में आपने उसे इंग्लिश में समझा था, आपने उसको बार बार देखा भी होगा। आज उसको हिंदी में समझते हैं। जैसा कि शीर्षक है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, एक शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष है, तो यह कहानी बताती भी है एक निग्रो राइटर ब्रूकर टी वाशिंगटन के जीवन के विषय में कि किस तरीके से वह एक कोल माइन के खान में काम करते हैं, लेकिन अपने इरादे से, अपने दृढ़ संकल्प से वह एक उच्च विद्यालय में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। घटना इस प्रकार की होती है। एक दिन बुकर टी वाशिंगटन कोयले की खान में काम कर रहे थे। तभी वहां पर उन्होंने दो और अलग कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की बातों को सुना। वे दोनों मजदूर किसी अश्वेत लोगों के स्कूल के विषय में वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन उस स्कूल के विषय में जो वार्तालाप वो कर रहे थे उसका वर्ण इतना सुंदर था कि उन्हें वह विद्यालय, जिसका नाम हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था, अपने गांव के छोटे से विद्यालय से कहीं ज्यादा आकर्षक लगने लगा। उन्हें लगा कि वह पृथ्वी का सबसे महानतम स्थान होना चाहिए। उसी पल लेखक ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं उस विद्यालय में जाऊंगा, वहां शिक्षा ग्रहण करूंगा। यद्यप समस्या यह थी कि उन्हें मालूम नहीं था कि वह विद्यालय किधर है, कितनी दूर है, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। लेकिन वहां जाने का उनका दृढ़ इरादा उन्हें बार बार बेचैन करता रहा कि चाहे जो हो मैं वहां जाऊंगा। अंत में सन 1872 के ऑटम सीजन में उसने अपने इरादे को दृढ़ रूप देने का निश्चय किया। अपनी माता से भी उन्होंने परमिशन मांगी। माँ उस समय बीमार थी, टूटे हृदय की थी, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। बुकर टी वाशिंगटन अपने इरादे को लेकर के अड़ गए। अंत में बूढ़ी माँ हार करके आधे हृदय से उन्हें उस विद्यालय पे जाने की अनुमति देती है। उनके पास पैसे के नाम पर कुछ नहीं था। उनके बड़े भैया जान जितना हो सकता था उतना उन्होंने मदद किया, लेकिन वास्तव में वह मदद काफी ना थी। लेखक अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। उसके साथ एक सस्ता सा छोटा सा झोला रहता है, जिसमें वह कुछ कपड़े की सामग्रियों को भरा रहता है और हैम्पटन के लिए यात्रा प्रारंभ कर देता है। कई दिनों तक वह वैगन में, कार में याचना सवारी मान करके यात्रा करता रहता है। उसके घर यानी मेल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 किलोमीटर की थी, 500 मील की थी। अनेक दिन तक यात्रा करने के बाद वह वर्जीनिया के एक शहर रिचमंड में पहुंचा। अभी भी वहां से हैम्पटन की दूरी 82 माइल की थी। जब वह रिचमंड में पहुंचा तो वह थका था, भूखा था, गंदा था और देर रात्र में पहुंचा था। शहर की एक एक सड़कें उसके लिए अनजान थे। वह अनेक लोगों के पास गया और सराय के लिए, आश्रय के लिए स्थान मांगा, लेकिन सब उससे पैसा मांगते थे और वही एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी। इरादा लेकिन उसका प्रबल था। जब वह कुछ नहीं समझ पाया तो वह सड़कों पर चलना प्रारंभ कर दिया। लगभग आधी रात तक वह सड़कों में ऐसे टहलता रहा और जब वह अपनी थकान की पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो वह अपने आप को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां की पटरियां काफी उभरी हुई थी। वह वहीं किनारे पर लेट गया और अपना झोला, अपना तकिया बनाया
और पूरी रात भूखों पेट वैसे ही वह वहां सोता रहा। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुली तो वह अपने आप को एक बड़े जहाज के करीब पाया। उसने देखा जहाज से कुछ लोग पिग आयरन को उतार रहे हैं, ढलवा लोहा जिसको पिटवा लोहा कहते हैं, उतार रहे हैं। लेखक ने भी सोचा मैं भी वहीं जाऊं, कार्य करूं ताकि कुछ पैसा मिल सके और मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो मिले वो करूं। वह तुरंत जहाज के कप्तान के पास गया और अनुमति मांगी कि मुझे भी उस जहाज पर काम करने की अनुमति मिल जाए। जहाज का कप्तान बहुत ही दयालु हृदय का था। उसने तुरंत सहमति दे दी। लेखक बहुत प्रसन्नता पूर्वक अनेक दिन तक उस जहाज पर काम करता रहा। अनेक दिन तक काम करने के बाद जब उसने पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया जिसकी सहायता से वह हैम्पटन तक पहुंच सके, तो उसने जहाज के कप्तान को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा प्रारंभ की। बिना किसी असामान्य घटना के लेखक बहुत ही आराम से रिचमंड हैम्पटन नामक स्कूल पर पहुंच गया। जब उसने पहली बार 3 मंजिला स्कूल की इमारत का दृश्य देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्कूल का दृश्य उसे उन समस्त कष्टों का रिवार्ड दे रहा हो जो यहां तक पहुंचने के लिए उसने कष्ट के रूप में सहा था। बिना एक पल गंवाए उसने अपने आप को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के सम्मुख प्रवेश के लिए उपस्थित कर दिया। उस समय हेड टीचर अन्य बच्चों का प्रवेश ले रही थी। उसने मैडम को अपनी समस्त योग्यता के आधार पर प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन मैडम ने उसकी तरफ तनिक भी ध्यान ना दिया। अंत में उन्होंने उस बच्चे को ऑर्डर किया, क्योंकि उसे मुझे लगता है कि वह उसे एक भिखारी समझ रही थी, याचक समझ रही थी। अंत में उन्होंने बुकर टी वाशिंगटन को आदेश दिया कि सटा ही रेसिटेशन रूम है, उसमें सफाई की आवश्यकता है, झाड़ू उठाओ और जाओ उस रेसिटेशन रूम को साफ कर दो। लेखक को तुरंत यह एहसास हुआ कि यही उसका यह अवसर है ताकि वह अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर सके और मैडम को दिखा सके कि मैं भी उतना योग्य हूं जितना अदर स्टूडेंट हैं। वह रेसिटेशन रूम में गया। एक एक बेंच, डेस्क, कुर्सी, क्लोसेट, अलमीरा सबको उसने 3 बार झाड़ू लगाया, 4 बार पोछा लगाया और पूरी तरीके से कमरे को नीट एंड टाइडी बना दिया। कहीं पर भी धूल का एक भी कण दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भविष्य कमरे की सफाई के द्वारा मैडम के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करता है। जब कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, अर्थात कमरे की सफाई अच्छी तरीके से हो गई, तो वह हेड टीचर के पास गया और कमरे की सफाई के विषय में बताया। हेड टीचर एक यान्की महिला थी, जानती थी धूल कहाँ कहाँ हो सकता है। वो कमरे में आई और बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन जब उन्हें कहीं भी धूल का कोई कण नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने अपना रुमाल निकाला। रुमाल को टेबल पर, बेंच पर, दीवार पर उन्होंने रगड़ा, लेकिन कहीं पर भी धूल का एक कण नहीं मिला। हेड टीचर राइटर के कार्य से बहुत खुश हुई और उन्होंने उस विद्यालय में उन्हें प्रवेश दे दिया। उस समय लेखक बहुत खुश महसूस किया। उसे लगा कि उस समय वह पृथ्वी का सबसे प्रसन्नतम प्राणी है, क्योंकि उसने अपनी अभिलाषा को, अपने टारगेट को अचीव कर लिया था। लेखक कहता है कि तब से आज तक मैंने अनेक परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन
रेसिटेशन की रूम की सफाई वाली परीक्षा उसकी सबसे बेस्ट परीक्षा थी जिसको उसने पास किया था। तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स से कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जहाँ इरादा बुलंद होता है, इरादा दृढ़ होता है और कर्तव्य के प्रति ईमानदारी होती है, वहाँ सफलता हमको अवश्य मिलती है। ये कहानी हमको यह बताने का प्रयास करती है। अब इस कहानी को एक दो बार और आप देखिएगा और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दूंगा और उस पर डिस्कस भी हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय करें। गुड नाइट।